नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके बीच में लेके आए हैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसके कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फाइल्स हैं जो हमारे लिए एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिसका टॉपिक का नाम है अक्षांश एवं देशांतर। किस तरीके से हमारे टॉपिक्स चलेंगे, जैसे ही टॉपिक्स हमारा चेंज होगा हम बताते चलेंगे अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी धारणा अवधारणा को समझ लेते हैं, अक्षांश देशांतर क्या होते हैं। तो देखिए, लैटिट्यूड जो होते हैं पृथ्वी पर, लैटिट्यूड का मतलब होता है लेटे हुए जो होते हैं। लैटिट्यूड मतलब हमारी ये पृथ्वी जैसे है, तो इस पर जितने भी ये लेटी हुई रेखाएं हैं ये सभी अक्षांशी रेखाएं हैं, सुनी होंगी आपने। इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, विषुवत। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी रेखा को हम लोग किस नाम से जानेंगे, भूमध्य रेखा के नाम से जानेंगे। और इसमें जो है ये 0 डिग्री इसका मान होता है। 23.5 डिग्री अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो ये रेखा जो है वो कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री अगर हम साउथ में जाएंगे, 23.5 डिग्री अगर हम लोग साउथ में जाएंगे तो इसका नाम जो है वो मकर रेखा है। ये ध्यान रखना है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये सभी रेखाएं हमारी जो है अक्षांशी रेखाएं हैं। और जो सीधी खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, इस तरीके से सीधी खड़ी रहती हैं, ये हमारी जो हैं ये देशांतर रेखाएं होती हैं। इसको हम लोग ध्यान करेंगे। ये हमारी कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं सीधी होती हैं, देशों के बीच समय का अंतर बताती हैं, इसलिए हमको इनको जो है वो देशांतर रेखाएं कहते हैं। इस चीज को हम लोग देखते हुए चलेंगे। और देशांतर को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। तो देखिए, यहां पर बात करेगा मानक समय की बात करेगा तो 0 डिग्री अगर देशांतर रेखा की बात करेगा तो इसको प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न, ये ध्यान रखना है, प्रधान मध्याह्न या उत्तर रेखा कहते हैं। इसको जीएमटी रेखा के नाम से भी पुकारा जाता है। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, जो लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान से निकलती है, बीच से होंगे। ये जो है यहां तक जब लास्ट में जाती हैं तो 180 डिग्री तक खींची जाती है। ध्यान रखना है, ईस्टवर्ड होगा, इधर जाएंगे तो ईस्टवर्ड होगा, इधर जाएंगे तो वेस्टवर्ड होगा। इधर ईस्ट में टाइम जुड़ता है, वेस्ट में टाइम हमारा जो होता है वो घटता है। तो देशांतर रेखाओं के बारे में यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो देशांतर रेखाओं से संबंधित यहाँ की चीजें हमारी चलेंगी, ये ध्यान रखना है हमें। देशांतर रेखाओं के यहाँ से रिलेटेड बात करेंगे। तो देशांतर रेखाओं के बारे में ही हमको आज का जो क्लास है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि कहाँ से हमें है। तो देखिए, हम लोग समय को जाया ना करते हुए टॉपिक पर आते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है ये। तो टॉपिक वाइज हम लोग इस क्लास में आगे चलेंगे और देखते हैं कि प्रश्न हमारा किस तरीके से यहाँ से फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले आएंगे देशांतर, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए, ग्लोब है हमारा, इस तरीके से ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, इस तरीके से ग्लोब है। पृथ्वी जो है एक ग्लोब है। यहां पर नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींच रहे हैं हम। ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, अभी बता के गया हूं। इन रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं कहेंगे। इनको क्या कहते हैं, ये हमारी जो है वो कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं। तो इनको हम लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब की ओर। तो पश्चिम हमारा जो है ये है और पूरब हमारा जो है वो ये है। तो पश्चिम से पूरब की ओर ये रेखा हमने खींच दी, चाहे बीच में खींच दी, चाहे इस तरीके से लेटी हुई रेखाएं हम लोग खींचते हैं। तो लेटी हुई काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे। देखिए, आ गया आंसर, आ गया हमारा, अक्षांश रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं जो हैं वो कौन सी हैं, तो ये वाली रेखाएं हमारी कौन सी हो गई, अक्षांश रेखाएं। और खड़ी हुई रेखाएं जो हमारी हैं वो कौन सी हो गई, देशांतर रेखाएं हमारी हो गई। अगला प्रश्न है, दो अक्षांशी रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है। तो दो अक्षांशी रेखाएं, अक्षांशी रेखाएं मतलब जैसे ये है, इसके साइड से यहां पर दूसरी रेखा खींच दी, इनके बीच में कितना गैप होता है, तो 111 किलोमीटर का गैप होता है। ये ध्यान रखना है हमें कि दो अक्षांशी लैटिट्यूड जो रेखाएं होती हैं उनके बीच कितना अंतर होता है, तो कितना होता है, 111 किलोमीटर का अंतर होता है। दूसरा दे रहा है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक देश रेखा है, दूसरी देशांतर रेखा ये है। अब इनके बीच की जो दूरियां होती हैं इनको क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग गोरे के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना है, इन रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे, गोरे कहेंगे। गोरे कहते हैं दो अक्षांशी रेखाओं के बीच की दूरी को। ये ध्यान रखना है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को। अक्षांशी रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो हमारी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या। देखिए, ये देशांतर रेखाएं हैं सीधी पड़ी हुई, मैंने बताया था इधर जाएंगे तो 180 जो है हम लोग खींच देते हैं। तो 180 हमारी ईस्टवर्ड हो जाती है, 180 हमारी जो है वेस्टवर्ड हो जाती है। 180 180 जोड़ देते हैं तो ये टोटल कैलकुलेशन हमारी जो है वो कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 180 हम जाएंगे तो राइटवर्ड या ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, और 180 जाएंगे लेफ्ट या वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। ये ध्यान रखना है। तो 360 कुल संख्या होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न,
ग्लोब पर अक्षांशी रेखाओं की कुल संख्या। अब अक्षांश के बारे में बात कर रहा है। अक्षांश का मतलब यहां से लेटी हुई रेखाओं के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए यहां से जब चलेंगे, 0 से ऊपर चलेंगे तो 90 जाएंगे, और नीचे चलेंगे तो 90 जाएंगे। तो ऊपरी गोलार्ध में और नीचे वाले गोलार्ध में, नॉर्थ गोलार्ध में और नीचे साउथ गोलार्ध में चलेंगे तो टोटल ये जो है कितनी, 90 90 का मतलब 180 रेखाएं हो जाती हैं। वैसे 0 को काउंट करते हैं तो 361, इधर काउंट करेंगे तो 180 के +1 तो 181 हो जाती है। लेकिन एक 360 जीरो का कोई मीनिंग नहीं रखते हम लोग, इसलिए 360 और 180 आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रश्न का आंसर। देखेंगे पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है। 1 घंटे में देखिए 1 डिग्री को घूमने में, 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का लगता है? 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री को घूमने में। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो देखिए यहां पर बटे 4 कर देंगे तो ये जो है हमारा पृथ्वी कितनी घूम जाएगी? 15 डिग्री घूम जाएगी। यही आंसर अभी निकल के आएगा, देखेंगे। तो देखिए 15 डिग्री देशांतर का अंदर आता है। यहां से निकाल लेंगे हम इसे, इस तरीके से निकाल लेंगे हम लोग कि एक पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, पृथ्वी को 1 घंटे में घूमने में कितना समय लगता है। 1 डिग्री को निकाल लिया, उसके बाद 15 डिग्री शेल्टिकेट आ गया, वो 15 डिग्री देशांतर आ गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला जो स्लाइड होगा उससे रिलेटेड, तो देखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तर में जाएंगे तो 23.5 डिग्री का जो उत्तरी अक्षांश है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी है, देखेंगे हम लोग उत्तरी को हम लोग यहाँ पर नॉर्थ कहेंगे। तो ये क्या है? उत्तरी अक्षांश है। एक कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। पता होगा आपको भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। गुजरात से प्रवेश करती है और लास्ट में जो है मिजोरम से निकल जाती है। तो ध्यान रखना है MJ। तो ये इस तरीके से बात करेंगे तो ये जो है 8 राज्यों से होके जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए तो नेक्स्ट प्रश्न में आएंगे। देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर के बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये दक्षिणी देशांतर जो है ये मकर रेखा होगी। दक्षिणी देशांतर जो है ये कौन सी रेखा होगी? तो देखिए यहां तक हमने जो जब पृथ्वी का गोल बनाया, ये ग्लोब बनाया, तो देखिए उत्तरी अक्षांश की इसकी 23.5 डिग्री की बात हो चुकी है, ये नॉर्थ था। और नीचे की तरफ 23.5 डिग्री की बात हो रही है, ये साउथ था। तो साउथ वाली ये वाली रेखा जो है ये मकर रेखा है, और ऊपर वाली जो रेखा है ये कौन सी है? कर्क रेखा है। और बीच वाली जो 0 डिग्री रेखा है इसको या तो विषुवत कह दीजिए, आप विषुवत कह सकते हैं, या फिर आप इसको भूमध्य भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? भूमध्य। पृथ्वी को 20 से डिवाइड कर रही है, भू माने पृथ्वी, मध्य माने 20 से, तो भूमध्य रेखा भी है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए 66.5 डिग्री, इसके ऊपर और चलेंगे, यहां पर चलेंगे तो 66.5 डिग्री के बारे में बात कर रहा है, नॉर्थ में बात कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? तो देखेंगे यहां पर 66.5 डिग्री नॉर्थ को तो आर्कटिक। ऊपर की तरफ चलते हैं यहां पर तो हमें आर्कटिक सागर मिलता है, तो आर्कटिक के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये आर्कटिक रेखा के बारे में बात करेगा। इसके बाद 66.5 डिग्री चलेंगे नीचे की तरफ, यहां चले हम 66.5 पर, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसका नाम जो है वो अंटार्कटिका के नाम से, क्योंकि यहां पर नीचे जो है आपने सुना होगा अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो इसका नाम अंटार्कटिका के नाम पर, ठंडा क्षेत्र है ये, तो ध्यान रखना है, यहां से बात करेगा। अगला है एक देशांतर रेखा के बीच अंतर होता है। एक देशांतर के बीच का अंतर होता है, कितना होता है? 4 मिनट का। अभी बताया था मैंने कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो हमने अभी निकाला था 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, तो 15 हमारा डिग्री निकल के आया था, ये ध्यान रखना है। अगला हम देखेंगे पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में, तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा? तो ये 4 का समय लगता है, देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब देख लेंगे हम लोग 0 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे 0 से 30 डिग्री के बीच, तो उत्तरी अक्षांश जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और इसके बाद है 0 अक्षांश से 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है। ये रेखा कहाँ स्थित है 0 डिग्री अक्षांश से? देखिए इस तरीके से हम लोग बनाएंगे इसको। ये कह रहा है 0 डिग्री देशांतर ये आ गए और 0 डिग्री अक्षांश ये आ गए, तो ये जो रेखा है ये कहाँ स्थित है? दोनों रेखाएं कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं? यहाँ बात जो कर रहा है वो रेखाओं को, तो अटलांटिक महासागर में, अगर पृथ्वी के हम सागर में जाएंगे तो ये अटलांटिक महासागर में दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। 45 से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का भाग क्या कहलाता है? तो ये शीतोष्णकटिबंधीय ठंडा टेम्परेट जोन कहते हैं इसको, हम लोग क्या कह देंगे? टेम्परेट को हम लोग ठंडे के बीच में, हम उसको ट्रॉपिकल कहते हैं, इसको शीतोष्ण को ठंडा कहते हैं, तो टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। देखिए 45 डिग्री से, सपोज अगर ये 45 डिग्री है और 66.5, तो ये ऊपर का वाला भाग जो है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है, ये ध्यान रखना है। तो 45 से ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये शीतोष्ण का मतलब ठंडा क्षेत्र कहलाएगा यहाँ पर, इस तरीके से बात करेगा। अब 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र, देखिए ये 0 है, इससे 5 चलेंगे ऊपर की तरफ
और 5 ही चलेंगे नीचे की तरफ, तो देखेंगे हम लोग 5 ऊपर और 5 नीचे, देखेंगे ये क्षेत्र क्या कहलाएगा। तो ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है, इसको हम लोग जो है जनरली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। ये डोलड्रम या शांत पेटी यहाँ पर जो होता है, इसको हम डोलड्रम भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है 0 डिग्री पर सीधा पड़ता है, तो सबसे ज्यादा यहाँ वेपोराइजेशन संवहन की प्रक्रिया होती है, बारिश भी सबसे ज्यादा होती है। डोलड्रम या शांत पेटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब देखिए 40 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है पछुआ पवन का क्षेत्र कहलाता है। ये ध्यान रखना है, ये नीचे से दक्षिणी अक्षांश जो है, ये आपने सुना होगा गरजता चालीसा, भयंकर पचासा, चीखता साठा, ये ध्यान रखा होगा, 40 पे कहते हैं गरजता चालीसा। तो देखिए यहाँ कह रहा है गरजता चालीसा, देखा होगा, और यहीं से या फिर प्रचंड पचासा, ये आपने नाम सुना होगा। तो गरजता चालीसा 40 से 20, तो 40, 50 और 60। तो 50 जो है भयंकर पचासा और चीखता साठा, 60 पे जो है वो चीखता साठा नाम देगा यहाँ पर, तो ध्यान रख लेना है हमें, हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। देखिए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, पृथ्वी जो है ये जैसे ये सूर्य है, ये ध्यान रखना है, ये सूर्य है और पृथ्वी ये है, ठीक है ना। पृथ्वी बीच में आ गई, इधर कौन आ गया, चंद्रमा आ गया। तो सूर्य से वाली जो लाइट है ये जा रही है, ये चंद्रमा पर नहीं पहुंचती, तो चंद्रमा ढक जाता है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। चंद्रमा पर अंधेरा हो गया तो कौन सा ग्रहण आ गया, चंद्र ग्रहण आ गया। जब पृथ्वी बीच में आ गई, पृथ्वी मध्य में आ गई और इधर चंद्रमा आ गया, इधर सूर्य आ गया, तो क्या कहलाया, ये चंद्र ग्रहण कहलाया। अगला है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो यहां पर देखिए उल्टा कर देंगे इसे हम लोग, कैसे कर देंगे, देखिए इसे हटा दिया हमने अब की बार, ठीक है ना। और हमने देखा यहां पर, तो क्या कह रहा है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच, तो ये मून आ गया और ये अर्थ आ गई, तो चंद्रमा आ गया। तो चंद्रमा ने ढक लिया किसकी, सूर्य की लाइट को। तो पृथ्वी पर क्या आ गया, चंद्रमा पे जो है सूर्य पर अंधेरा आ गया, पृथ्वी पर अंधेरा कुछ देर के लिए हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण। और दूसरा ये है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होगा और ये अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण को होता है वो कब होता है, अमावस्या को होता है, ध्यान रखना है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा होता है कब, देखिए आ गया आंसर। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, कंप्लीट जो सूर्य ग्रहण होगा वो कब होगा, अमावस्या के दिन होगा। एक ऐसा त्यौहार जो भारत में हिंदू पर्व के रूप में मनाया जाता है, हिंदू पर्व का बहुत बड़ा त्यौहार है, इसका नाम है दिवाली। तंत्र साधनाओं की रात इसको हम लोग कहते हैं। लक्ष्मी की सवारी उल्लू सुना होगा आपने, तो तंत्र मंत्र की रात होती है, इसलिए यह कहा जाता है दिवाली के दिन हमें जगना चाहिए और हमें साधना या भजन कीर्तन करने चाहिए, किसी न किसी आराध्य देव की हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो समय है वो क्या है, अमावस के दिन। इसके बाद आपने सुना होगा सूर्य की पूजा का एक त्यौहार और आता है, इसको छठ पूजा कहते हैं। बिहार के अंदर आपने देखा होगा, बिहार झारखंड में हमारे यहाँ बहुत मनाया जाता है छठ पर्व, जिसमें सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है, पूजा होती है सूर्य देवता की, ये ध्यान रखना है। अगला है पूर्ण सूर्य चंद्र ग्रहण कब होता है, तो अभी मैं बता रहा था यहाँ से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में, तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। देखिए तो पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है, तो पूर्णिमा के दिन होता है। अगला है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। कब दिन रात बराबर होते हैं, तो देखिए 1 मार्च और सितंबर, 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं पृथ्वी पर, ये ध्यान रख लेना है हमें। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, देखिए दोनों के बीच जो है 21 मार्च और 6 सितंबर के बीच लगभग जो है वो 6 महीने का अंतर है। देखिए मार्च से चलेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का अंतर है और 1-2 दिन का डिफरेंसेस हो जाता है। तो यह ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगला है पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, देखिए फिर दोबारा से पूछा है, तो बराबर होता है, क्यों होता है, क्योंकि घूर्णन गति होती है पृथ्वी पर, इसलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। अगला दे रहा है पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली रेखा, कौन सी रेखा है जो पृथ्वी से मध्य से होकर जा रही है, जैसे ये पृथ्वी है हमारी, इसके मध्य से होकर जा रही है, यहां से जा रही है, तो यही मैं अभी बता रहा था, ये लैटिट्यूड लाइन अक्षांशी लाइन है जिसको विषुवत या भूमध्य रेखा कहा था। और इसने पृथ्वी को ऊपर आधे गोलार्ध में विभाजित कर दिया था नॉर्थ, और नीचे भी आधे गोलार्ध में विभाजित कर दिया था साउथ के रूप में। तो ध्यान रखना है, नॉर्थ और साउथ की यहाँ पर चर्चा हो रही है, इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न चलेगा। अगला देखेंगे हम लोग, अगले विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि होती है, हमेशा विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर होती है। कैसे होती है देखेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए ये पृथ्वी हमने बना दी, ये 0 डिग्री वाली विषुवत रेखा है, यहाँ पर सूर्य की लाइट हर जगह की अगर हम बात करेंगे तो सीधी पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है। तो इतने क्षेत्र में दिन और रात, डे एंड नाइट आर इक्वल, ये ध्यान रखना है, दिन और रात हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ध्यान रख लेना है। अगला देखिए, अगला स्लाइड,
बसंत विषुव, वर्नल इक्विनेक्स तथा शरद विषुव, ऑटमन इक्विनोक्स जो होती है ये कब रहती है? तो देखिए 21 मार्च और 23। यहाँ पर कह रहा है इक्विनेक्स माने बराबर, तो कब और दिन और रात बराबर होते हैं बसंत विषुव और शरद विषुव के बारे में? तो एक 21 मार्च होता है, एक 23 सितंबर होता है। अगला देखिए 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर हमारा यही वाला था, अभी पिछले स्लाइड में बता के गया हूं, ये 0 डिग्री देशांतर था। तो इसको हम लोग प्रधान यामोत्तर कहते हैं या जीएमटी लाइन कहते हैं। देखिए ग्रीनविच मीन रेखा, इसको जीएमटी भी कहा है, और ग्रीनविच ये वाली जो रेखा है ग्रीनविच मीन रेखा है, प्रधान देशांतर रेखा है, इसको देखो हमने कहा है। ठीक है, उसके बाद 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम स्थित है कहाँ? इंग्लैंड में। तो देखिए ये इंग्लैंड में स्थित है, देखिए आंसर आ गया हमारा। तो इंग्लैंड में स्थित है, कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है, इसको यूके भी कह सकता है वो, ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, तो देखिए भारत का मानक समय यहाँ से 82.5 डिग्री है मानक समय रेखा भारत की, और ये ईस्टवर्ड है, मतलब पूर्वी देशांतर है, ये ध्यान रखना है। तो ये मानक समय जो इलाहाबाद से निकलती है इसका मान दे रहा है, तो देखिए 82.5 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हम लोग, ये भारत की मानक समय, भारत का समय जो है वो लंदन के समय से जीएमटी लाइन से 5.5 घंटे आगे रहता है, तो इसी के आधार पर रहता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 82 डिग्री है, 82 डिग्री में हमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया? 4 का, तो देखिए 328 आ गया। अब बचा कितना? आधा डिग्री। तो आधा डिग्री, एक मिनट को एक डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो आधा डिग्री को क्रॉस करने में 2 मिनट का समय लगेगा। इसको प्लस कर देंगे तो 330 आ गया, और 330 बटे हमने कितने कर दिए? 330 में कर देंगे 60, 1 घंटे में 60 होते हैं हमारे मिनट, तो 6×5 = 30, 5 घंटे 300 मिनट आ गए। तो देखिए 5 घंटे 30 मिनट, ये 5.5 घंटे हमारा जो है ये समय जो है हमारा आगे हो गया, कहाँ से? लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम रेखा से। तो ध्यान रख लेना है हमें, यहाँ से पूछ रहा है 82.5। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है, देखिए यही जो मैंने अभी प्रश्न निकलवाया, ये प्रश्न निकल के आया है। तो कितना है? 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। ये कैसे निकालेंगे? ये मैंने बता दी, 82 का मल्टीप्लाई करिए 4 में, 328 आ गया। आधा डिग्री के लिए 2 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री के लिए 4 मिनट लगते हैं, तो 328 में 2 जोड़े, कितने हो गए? 330, प्लस कर लिए, इसमें 60 का हमने भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, तो 5 घंटे 30 मिनट हमारा आंसर आ गया। इसको देखते हुए नेक्स्ट की ओर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट में क्या आ रहा है, देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मैंने बताया था, जैसे ये इस टाइप से ग्लोब है, ठीक है ना, बीच वाली रेखा जीएमटी थी, ये खींचते चले गए हम लोग इस तरीके से। तो यहाँ जब पहुंचेंगे हम लोग, लास्ट में पहुंचेंगे, तो यहाँ 180 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, वही मान आएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में देखिए 180 डिग्री देशांतर को हम लोग कहते हैं, तो 180 डिग्री होगा। इसके बाद 180 डिग्री देशांतर को वाशिंगटन सभा में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है, और ये प्रशांत महासागर से कब माना गया था? 1884 में माना गया था। और ये कहाँ से निकलती है? ये प्रशांत महासागर, बेरिंग जलडमरू सुना होगा, वहां से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर है, किसके समानांतर है? देखिए बेरिंग जल संधि, जलडमरू जल संधि एक ही बात होती है, तो बेरिंग जल संधि के समान है। अगला है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में होता है, कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन की बात करेगा तो 21 जून आएगा यहाँ पर, और दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा? तो 22 दिसंबर होगा, क्योंकि देखिए अभी दिसंबर का महीना अपने यहाँ चल रहा है, तो अपने यहाँ दिन छोटे हो रहे हैं, रात बड़ी हो रही है। तो अभी जैसे क्रिसमस का त्यौहार अभी पिछले दिसंबर 25 को निकल के गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार जो है वो गर्मी की ऋतु अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, तो वहाँ गर्मियों में मनाया जाता है। हमारे यहाँ सर्दियों में, नॉर्थ में जो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, हमारे यहाँ सर्दियों में बनता है। और यही बात करेगा तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में किस में बनता है? तो वहाँ पर जो है वो ग्रीष्म काल में बनता है। देखिए तो 21 जून तथा 22 दिसंबर। अगला आंसर हमारा, अगला प्रश्न जो है स्लाइड जाएगा, देखेंगे यहाँ से आगे, क्लास को देखते हुए चलेंगे। तो सब पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो सबसे छोटा करेंगे तो यहाँ पे देखिए उल्टा चल जाएगा, क्या चलेगा? तो 22 दिसंबर को अपने यहाँ सबसे छोटा दिन होगा, 21 जून को सबसे दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो सबसे बड़ा दिन होगा, ये ध्यान रखना है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब हो रहा है? 22 दिसंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है तथा दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो कब होगा? 21 जून को, ये ध्यान रखना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम 15.2 किलोमीटर होती है, देखिए कब? 4 जुलाई को। इसको हम लोग अपसौर कहते हैं। अप माने पास में, अप का सौर का मतलब होता है दूरी अधिकतम है, अप का मतलब होता है दूर। तो 4 जुलाई को जो है ये जो है सबसे दूरी स्थिति पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी होती है, उसको अपसौर कहेंगे। अगला देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होगी, इसको उपसौर कहा जाता है। न्यूनतम को उप माने पास, अप माने दूर, यह ध्यान रखना है।
तो देखेंगे कब होती है, 3 जनवरी को। अभी निकल के गया है ये अपने यहाँ, तो 3 जनवरी को जो है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, ध्यान रखना है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा, इनको दोनों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो 47 डिग्री अंश के साथ इसको हम लोग बात करेंगे। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया अक्षांश एवं देशांतर। अगले टॉपिक है हमारा स्थल मंडल एवं वायुमंडल एवं जल मंडल। इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा कर लेते हैं क्या है। तो देखिए पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है इसको क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है इसको क्रस्ट या भूपर्पटी आंसर आएगा यहाँ पर। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहेंगे, भूपर्पटी कहते हैं, ध्यान रखना है। सबसे ऊपरी वाला जो भाग है इसको क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं। अगला है पृथ्वी को भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। तो देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन सर्वाधिक है, इस पर क्या है, ऑक्सीजन सर्वाधिक है, उसके बाद सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है। तो ऑक्सीजन जाएगा फिर सिलिकॉन जाएगा, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है, किसकी बनी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो श्याल, सीमा और निफे। देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो इस तरीके से है। देखिए ये जो है ये सिलिकॉन एल्युमिनियम की बनी है, ये जो है सिलिकॉन मैग्नीशियम की बनी है सीमा, और ये जो है ये निकल और आयरन की बनी है। तो फर्स्ट, सेकंड और ये जो है ये थर्ड है। तो श्याल, सीमा और निफे ये तीनों ही क्रोड होते हैं, तो ये ध्यान रखना है हमें यहाँ पर। अगला है देखेंगे, अगले में जाएंगे, पृथ्वी का श्याल बना है। श्याल किसका बना है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना है। देखिए आ गया सिलिकॉन एल्युमिनियम, श्याल का मतलब SiAl, ये ध्यान रखना है, SI और Al। SI का मतलब सिलिकॉन, Al का मतलब एल्युमिनियम, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी का सीमा तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना है। देखिए सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो ये चला जाएगा सिलिकॉन और ये किस में चला जाएगा, सॉरी मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को हम लोग Mg कहते हैं, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी का क्रोड किसका बना है, तो निफे का बना है। तो Ni निकल होता है और प्लस आयरन होता है, तो निकल और आयरन का बना है, ये ध्यान रखना है, यहाँ से आएगा। तो निकल और लोहा फेरस से बना है। अगला है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यू है, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यू होता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापक्रम जो होता है वो बढ़ता है। तो कितना बढ़ता है तापक्रम, तो देखिए 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 32 अगर मीटर 32 मीटर के साथ नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री। आपने देखा होगा कि बोरिंग से जो पानी आता है, समर से जो पानी आता है वो भी गर्म आता है क्योंकि टेम्परेचर नीचे बढ़ा हुआ होता है। अगला है पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल जो है वो क्या है, तो मैग्मा है। और मैग्मा जब बाहर आ जाता है ज्वालामुखी के द्वारा तो वो लावा कहलाता है। बाहर आ जाएगा लावा, और पृथ्वी के अंदर जब तक है तो वो क्या कहलाएगा, मैग्मा कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। द्रवीभूत है, फ्लूइड टाइप का है, मेल्टन स्टेज है। पृथ्वी के बाह्य वृत्त का उप परिभाग क्या कहलाता है, एस्थेनोस्फीयर। बाह्य वृत्त का सबसे बाहरी भाग जो है वो क्या कहलाएगा, उसे हम लोग एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड क्या है, आपसे पूछ रहा है, तो विशाल हिमखंड क्या है, अंटार्कटिका जो है। ये अंटार्कटिका जो है पृथ्वी पर जो है ये साउथ में स्थित है। देखिए यहाँ पर ये साउथ में, ये जो है ये अंटार्कटिका का भाग है। ये अंटार्कटिका जो है विशाल हिमखंड है, बर्फ से जमा क्षेत्र है, ये ध्यान रखना है। यहीं पर सबसे पहले आपने देखा होगा ओजोन होल देखा गया था। अगला है पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई देखो किसकी है, तो माउंट एवरेस्ट। ये देखिए हिमालय का सबसे ऊंची चोटी हम इसको कहते हैं। नेपाल में इसको हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसको हम क्या कहते हैं, सागर माथा। इसकी ऊंचाई दिन पर दिन बढ़ रही है, 8,850 है, पहले 48 थी, अब 50-52 भी हो सकती है। तो ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट जो हिमालय का भाग है सबसे। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई तो ये मैरियाना गर्त होगा प्रशांत महासागर में, तो मैरियाना गर्त है। देखिए 11,746 776 मीटर, मतलब लगभग इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो 11 किलोमीटर की ये हो जाती है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगामाटाइट, डायोराइट, ग्रेवो उदाहरण है आग्नेय चट्टानों के। ये देखिए 2 प्रश्न बड़े अच्छे पूछता है कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट किस किस में पाया जाता है, तो बेसाल्ट और चट्टान जो है वो आग्नेय चट्टाने हैं, ग्रेवो, डोलराइट। तो ग्रेनाइट बहुत देखा होगा, ग्रेनाइट का पत्थर काफी कड़ा होता है, मजबूत होता है, देखिए ना। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बारे में बात करेगा तो आग्नेय चट्टान कहा जाएगा। अगला है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है मैग्मा लावा, ये ध्यान करना है। ज्वालामुखी के मैग्मा या लावा से जमने से ये चट्टानें कठोर होती हैं, इनका निर्माण होता है। अगला है बेसाल्ट में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो बेसाल्ट में सर्वाधिक मात्रा जो है किसकी होती है, लोहे की मात्रा होती है। बेसाल्ट में सर्वाधिक लोह तत्व होता है। अगला है काली मिट्टी का, देखिए काल नहीं है यहाँ पर, ये काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है वो लोह तत्व के बेसाल्ट चट्टानों से होता है, इसमें लोह तत्व की मात्रा होती है, ध्यान रखना है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सिलेट और कॉन्ग्लोमेरेट, ये ध्यान रखना है किसका उदाहरण है,
ये किसका उदाहरण है? तो ये अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, कॉन्ग्लोमेरेट। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सिलेट कॉन्ग्लोमेरेट। देखिए ये बहुत पूछता है, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टानों में, बलुआ पत्थर जो होता है, ये लाल पत्थर किस प्रकार की चट्टानों में। तो अवसादी, इसको परतदार चट्टाने भी कहते हैं, संस्तरीवी चट्टाने कहते हैं, जीवाश्म रूपी चट्टाने भी कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम शव अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ध्यान रखना है। इसको हम लोग अवसादी को सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। तो इसमें जो है हमें ध्यान रखना है कि कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल के बारे में बात करेगा तो कौन सी चट्टाने हैं? अवसादी चट्टाने हैं, ये ध्यान रखना है। अगला देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे, नेक्स्ट है कायांतरित चट्टान का निर्माण। तो ये देखिए, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान ताप और दाब के कारण जब अगली अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, इसको मेटामॉरिक रॉक भी कहते हैं, रूपांतरित भी इसको कहते हैं। तो आग्नेय अवसादी चट्टानों से होता है। इसका एक दूसरा नाम भी है, जिसका दूसरा नाम है रूपांतरित चट्टाने। कौन सी चट्टाने? रूपांतरित चट्टाने। और ताप और दाब के कारण ये दोनों आग्नेय और अवसादी चट्टाने किसमें बदल जाती हैं? ये रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती है, ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, बेसाल्ट से सिल्ट और ग्रेनाइट से नाइस बनता है। सही बात है। तो सीधे आग्नेय चट्टाने जो होती हैं वो रूपांतरण में बदल जाती हैं जब बेसाल्ट से, देखिए इस बेसाल्ट से सिल्ट बनने लगा और ग्रेनाइट से नाइस बनने लगा। किसके कारण? ताप के कारण और दाब के कारण। तो रासायनिक क्रियाएं होने लगी, तो ये अपनी फॉर्म को बदल गई, फॉर्म को बदल गई तो मेटामॉर्फिक, काया बदल गई, काया रूपांतरित हो गई, ध्यान रखना है। बालू पत्थर से क्वार्ट्ज बनता है, ये ध्यान रखना है। बालू पत्थर से किसका निर्माण होता है? क्वार्ट्ज। सेल से स्लेट का निर्माण होता है, कोयले से हीरे का निर्माण होता है, ग्रेनाइट का, चूना पत्थर से संगमरमर। ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का रूप है। तो ध्यान रखना है, कायांतरित और रूपांतरित, जिसका निर्माण किससे होता है? चूना पत्थर से इसका निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए यहां से प्रश्न हमारा आ रहा है, तो परतदार चट्टानों से रूपांतरण इनका होता है। ये सब परतदार चट्टानें हैं जिनसे परतदार चट्टानें बदल के रूपांतरित या कायांतर में बदल जाती है, ध्यान रखना है। पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान पाया जाता है, कहाँ का होगा पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान? लीबिया के अल अजीजिया, ये ध्यान रखना है। लीबिया देश में अल अजीजिया नामक स्थान का सर्वाधिक तापमान होता है, ये ध्यान रखने वाला प्रश्न है। अगला है, पृथ्वी पर सबसे कम तापमान। तो रूस में एक जगह है साइबेरिया क्षेत्र में, बरखोन्यास्क। तो देखेंगे साइबेरिया, रूस के बरखोन्यास पूर्वी साइबेरिया में है। यहाँ मानव अधिवास होता है, ये ध्यान रखना है। मानव अधिवास का, मानव रहता हो जहां, वहां का सबसे ठंडा क्षेत्र बात करेगा। तो मानव अधिवास का सबसे ठंडा क्षेत्र जो है वो बरखोन्यास्क में होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला है, पृथ्वी पर शीत ध्रुव कहा जाता है। किसे शीत ध्रुव कहते हैं? पूर्वी साइबेरिया के बरखोन्यास के क्षेत्र को। पवनें चलती हैं, देखिए चलती हैं हमेशा उच्च दाब से, चलती हैं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के मुख को हमेशा क्रेटर कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ज्वालामुखी का मुख जो होगा वो क्या कहलाएगा? क्रेटर कहलाएगा। जबकि देखिए इस तरीके से ज्वालामुखी है, ठीक है ना, ये आ गया। अब ये पाइप आ गया ज्वालामुखी का, यहां से लावा निकलता है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? क्रेटर कह देंगे, ये ध्यान रखना है। और इस तरीके से लावा निकलता है, तो ये लावा हमारा निकल के मैग्मा आता है, तो ये किस में बदल जाता है? लावा में। और यही कठोर होकर आग्नेय चट्टानों का रूप ले लेता है, ये ध्यान करेंगे। अगला है, क्रेटर का आकार बड़े हो जाने पर उसे क्या कहते हैं? तो कॉल्डेरा। जब ये आकार बड़ा हो जाए, ये और बड़ा हो जाए, क्रेटर और बड़ा हो जाए इस तरीके से, तो इसको क्या कहेंगे? कॉल्डेरा के नाम में जाना जाएगा। ज्वालामुखी के मुख से निकलने वाले द्रवित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मैग्मा, ये ध्यान रखना है। जब तक ये मुख से निकलेगा यहां से तो मैग्मा, और फिर ठंडा होकर जम जाएगा तो लावा ठंडा होता है। इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी उदाहरण है, किस टाइप के ज्वालामुखी के उदाहरण है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी। 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, सुषुप्त और शांत, ये ध्यान रखना है। तो ये बात करेगा। अगला है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ हम लोग स्ट्रोम्बोली को कहते हैं, ध्यान रखना है। कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है? ऐसा लगता है इसे भूमध्य सागर में कोई बड़ा प्रकाश लट्ठे पर कोई दीप जल रहा हो उस तरीके से। और उसका दूसरा पूछ रहा है, जापान का फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस, ये 2 ज्वालामुखी हैं, फ्यूजियामा और इटली का कौन सा है? विसुवियस। ये सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, ये ध्यान रखना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बात करेगा तो बैरन आइलैंड। देखिए ये अंडमान निकोबार में स्थित है, बैरन आइलैंड की बात करेगा तो भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है। पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब तथा पृथ्वी के सुरक्षा बाल्ब होते हैं जो समुद्र में जो है पाए जाते हैं, सुरक्षा बाल्ब। तो पृथ्वी के सुरक्षा बाल्ब हम लोग ज्वालामुखी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ज्वालामुखी को हम लोग जो है पृथ्वी को सुरक्षा बाल्ब कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांशतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर के तटीय भागों में। सर्वाधिक ज्वालामुखी बात करेगा
तो यहाँ पर अग्निवलय की पेटिकाएं बात करेगा, रिंग ऑफ फायर की बात करेगा। तो ज्यादातर ज्वालामुखी पृथ्वी पर जो है वो कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। इसको लेके हम लोग चलेंगे। अगला है प्रशांत महासागर की परमेखला को क्या कहेंगे, अग्निवलय की पेटिका। देखिए अग्निवलय का मतलब रिंग ऑफ फायर, इसको क्या कह देंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। ये ध्यान रखना है, एक रिंग के अंदर ये ज्वालामुखी है इस तरीके से, जैसे ये रिंग बन गई हमारी, ये देखिए ये रिंग के अंदर ये ज्वालामुखी है, तो ये रिंग बन गई, सरकम पैसिफिक बेल्ट भी इसको कह देते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग कह देंगे अग्निवलय। क्या कह देंगे इसको, अग्निवलय। ये ध्यान रखना है, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, अग्निवलय के नाम से जानेंगे। इस तरीके से इसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्निवलय। देखिए आज की क्लास मेरी यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास को यहाँ से आगे लेके हम लोग फिर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।